एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन इनके पीछे कुछ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होंगे जो कि रोल प्ले करते होंगे एक्सिस के स्पेसिफिकेशन में। तो सबसे पहले अगर हम लोग डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस की बात करें तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डॉर्सल वेंट्रल मींस की बैक टू बेली, ठीक है, बैक टू बेली का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन, जो कि क्रिटिकल टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोब्लास्ट। जब हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा था मींस की जब क्या हो रहा था, जब सेल्स हाइपोब्लास्ट बना रही थी तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर बन रहा था, पोस्टीरियर टू एंटीरियर बन रहा था। दिस एक्सिस स्टेबलाइज व्हेन क्लीविंग सेल्स ब्लास्टोडर्म एस्टैब्लिश अ बैरियर बिटवीन बेसिक एल्बुमिन अबव द ब्लास्टोडिस्क और एसिडिक। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सपोज ये एग है, एग में ये तो योक कंटेंट है और यहाँ पे एल्बुमिन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ब्लास्टोडिस्क है यहां पे क्या है, द एक्सिस एस्टैब्लिश्ड व्हेन क्लीविंग सेल्स ब्लास्टोडर्म, एक ब्लास्टोडर्म जो ब्लास्टोडिस्क से ब्लास्टोडर्म बना था, तो क्या होता है कि एल्बुमिन में जो पीएच होता है, एल्बुमिन एग के एल्बुमिन का जो पीएच होता है वो होता है बेसिक 9.5, ठीक है। एग के एल्बुमिन का जो पीएच होता है वो होता है बेसिक 9.5 और इसके बाद जो अंदर की तरफ पीएच होता है, सब जर्माइनल कैविटी में जो पीएच होता है ना, जैसे कि हमने आपको सब जर्माइनल कैविटी बताई थी, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, तो यहां पे जो पीएच है वो क्या है, वो पीएच तो है, यहां का पीएच है सपोज एसिडिक है, यहां का पीएच एसिडिक है सब जर्माइनल कैविटी का, और ये जो ब्लास्टोडर्म है इसके बाहर की तरफ एल्बुमिन है, एल्बुमिन का पीएच क्या है, एल्बुमिन का पीएच है बेसिक। यहां पे ये बताया जा रहा है कि एल्बुमिन का पीएच जो होता है वो बेसिक होता है और सब जर्माइनल कैविटी का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो और वो आपको ये भी याद होगा कि सब जर्माइनल कैविटी कैसे बनी थी, योक और ब्लास्टोडर्म के बीच में एल्बुमिन से वाटर आया था। योक और ब्लास्टोडर्म के मतलब कि ये ब्लास्टोडर्म थी, ठीक है, और योक ये यहां पे था और एल्बुमिन से यहां पे आ गया था वाटर प्लस सोडियम आयन, वाटर प्लस सोडियम आयन, इसकी वजह से सब जर्माइनल कैविटी बनी थी। और सब जर्माइनल कैविटी के अंदर का पीएच होता है 6.5 एसिडिक और एल्बुमिन का पीएच होता है 9.5 बेसिक। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे सोडियम आयन आएंगे तो प्लस चार्ज है ना, सोडियम आयन कैसा प्लस चार्ज है, तो वाटर एंड सोडियम आयन आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एल्बुमिन इनटू द सेल इनटू सब जर्माइनल स्पेस क्रिएटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 मिलीवोल्ट। तो जो साइड ब्लास्टोडर्म की जो साइड फेस करेगी नेगेटिव और बेसिक एल्बुमिन को, ठीक है, नेगेटिव क्योंकि अंदर सोडियम आयन आ गए तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे क्रिएट हुआ। अब एल्बुमिन के बाहर का जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन में पीएच क्या है 9.5 और वहां पे चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ब्लास्टोडर्म, अब ये ब्लास्टोडर्म है और यहां पे एल्बुमिन है, ये फेस कर रहा है 9.5 और ये नेगेटिव वोल्टेज को, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, डिफरेंस को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाता है, ये बन जाती है डॉर्सल साइड। तो पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लास्टोडर्म जो फेस करती है किधर, एल्बुमिन की साइड में, जहां पे बेसिक पीएच होता है 9.5 और नेगेटिव होता है, नेगेटिविटी होती है, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हो जाता है डॉर्सल साइड। और जो साइड ब्लास्टोडर्म जो कि सब जर्माइनल कैविटी की तरफ फेस करेगी, अब यहां पे सब जर्माइनल कैविटी की तरफ जो ब्लास्टोडर्म फेस करेगी वहां पे पीएच क्या होता है 6.5 एसिडिक पीएच होता है और यहां पे चार्ज क्या होता है, क्योंकि यहां पे सोडियम आयन आए हैं तो यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो ये फेस करता है वेंटर, तो ये बनाता है वेंटर। तो डॉर्सल बनाने के लिए पीएच कैसा चाहिए, बेसिक चाहिए। ब्लास्टोडर्म जो फेस करेगी बेसिक साइड में नेगेटिव चार्ज की तरफ, वो बन जाएगा डॉर्सल साइड। जो पॉजिटिव की तरफ और एसिडिक पीएच की तरफ फेस करेगा वो बन जाएगा वेंट्रल साइड। तो इस तरीके से क्या होता है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस स्पेसिफाई हो जाता है। तो समझ रहे हैं कि डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन में पीएच और
मींस मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एल्बुमिन की साइड में पीएच बेसिक होता है 9.5 और वहां पे जो मेम्ब्रेन मींस की जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव साइड में नेगेटिव होता है, इसलिए वहां पे डोर्सल साइड बन जाती है। सब जर्माइनल कैविटी की तरफ जो ब्लास्टोडर्म फेस करते हैं वो बना लेते हैं वेंट्रल साइड और वहां पे जो पीएच होता है वो पीएच होता है एसिडिक मींस की 6.5 और वहां पे सोडियम आयन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए यहां पे बन जाती है वेंट्रल साइड। ठीक, ये तो हो गया डोर्सल वेंट्रल का स्पेसिफिकेशन। अब हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, ठीक, बन कैसे रहा वो तो आपको पता है, लेकिन स्पेसिफाई होंगे ना, कुछ चीजें इन्वॉल्व होंगी जिसकी वजह से वो एक्सिस स्पेसिफाई होगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई होता है। जब एग ओविडक्ट में होता है, जब एग ओविडक्ट में होता है और जब वो ब्लास्टुला स्टेज में जाता है, क्लीवेज करता है, तो वो एग वहां पे रोटेट करता रहता है। कहां पे? ओविडक्ट में। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बाइलेटरल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि एग कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, मींस कि एक ऐसा नहीं है कि कहीं से भी काटेंगे दो बराबर हमें मिल जाएंगे। कैसा दिखता है कि एक बीच से काटेंगे तो हमको बराबर बराबर दो दिखेगा, तो उसको कहते हैं, या हम लोग हैं या कोई भी आप जैसे चिक ही है तो सब बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल है ना, कोई सिमेट्रिकल तो नहीं है, सब क्या है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है। तो क्या होता है कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाइलेटरल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एग्जिबिटिंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फ्रॉम एन इनिशियल रेडियली सिमेट्रिकल ब्लास्टोडर्म, क्योंकि जो ब्लास्टोडर्म होता है वो तो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, वो तो कहीं से भी कट करेंगे एक जैसा दिखेगा, लेकिन बाद में वो उससे कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है, कैसा? बाइलेटरल सिमेट्रिकल, डिटरमाइंड बाय ग्रेविटी। ये कैसे होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है कि वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल, कहां ब्लास्टोडिस्क सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल से वो चेंज होती है किसमें? बाइलेटरल सिमेट्रिकल में। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। अब कैसे होती है? बिफोर द एग लेड, जब एग ले डाउन नहीं होता है, इट रोटेट इन द शेल ग्लैंड, मीन्स कि ये क्या करता है? रोटेट करता रहता है ओविडक्ट में। द रोटेशन शिफ्ट द योक सच दैट लाइटर कंपोनेंट एंड द बीनीथ द वन साइड ऑफ ब्लास्टोडर्म एंड द टिप part of the blastoderm which will become the posterior region of the embryo, the part where primitive streak formation। और क्या होता है कि जो इसका जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो एक साइड में अरेंज हो जाता है और जो हैवियर होता है वो एक साइड में हो जाता है, और जहां पे ये लाइटर कंपोनेंट मींस कि एक साइड में शिफ्ट होता है रोटेट होने की वजह से, वहां पे क्या होता है? एक पोस्टीरियर एंड बन जाता है, और वहीं पे आगे चल के आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको एक प्रिमिटिव स्ट्रीक दिख रही है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वहां पे आप देखिए ऐसे करके आपको दिख रही है, तो ये एक्चुअली में ये ब्लास्टोडिस्क है। ब्लास्टोडिस्क तो रेडियली सिमेट्रिकल थी, लेकिन जब इसमें रोटेशन होता है तो इसके जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट होते हैं उनमें क्या होता है? मींस डिफरेंशिएशन होता है। तो जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो एक साइड पर मतलब इकट्ठा हो जाता है और आगे चल के वहां पे जहां पे वो लाइटर कंपोनेंट इकट्ठा होता है वहीं पे आगे चल के पोस्टीरियर एंड बनती है, और ये बन जाता है पोस्टीरियर और ये बन जाता है एंटीरियर। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? पोस्टीरियर एंटीरियर बनता है, क्योंकि ये पोस्टीरियर एंटीरियर तो स्टार्टिंग में ही आपको पोस्टीरियर मार्जिनल जोन हम शुरू से बता रहे हैं, तो वो कैसे डिसाइड हुआ? वो यहीं पे जब रोटेट हो रहा था एग मींस की ओविडक्ट में, उसी समय वहां पे जो लाइटर कंपोनेंट थे वो एक जगह पे इकट्ठा हो गए और वो क्या होते हैं? आगे चल के प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक, तो समझ में आ गई बात? तो पीएच और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो का डिफरेंस जो होता है वो डिसाइड करता है डोर्सल वेंट्रल को। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिसाइड करने के लिए कौन हेल्प करता है? ग्रेविटी इफेक्ट होता है। इसके बाद तो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का कुछ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बनती वो तो आपने देख लिया कि क्या होता है, एपिब्लास्ट की सेल्स इंग्रेशन करती, इंग्रेशन करके फिर क्या करती है, एक जगह पे कन्वर्जेंट करके एक्सटेंशन करती है और प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाता है। फिर कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का मतलब फॉर्मेशन होता है उसमें मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है और वहां पे जो सेल्स होती हैं वो सेलुलर डांस करती हैं, ठीक है, सेलुलर डांस मैकेनिज्म होता है। वो कैसा डांस मैकेनिज्म होता है? जैसे कि
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ये प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एपीब्लास्ट की सेल से प्रिमिटिव स्ट्रिक बनता है। एपीब्लास्ट की सेल्स ही क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो कुछ सेल्स इधर से मूव करती हुई आती है, कुछ सेल्स इधर से मूव करते हुए आती है, फिर यहाँ पे इकट्ठा होती है, इकट्ठा होकर फिर ये प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसी को सेलुलर डांस इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे ये कहा गया कि कुछ मानिए सपोज कि वन ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कुछ सेल्स लोग यहाँ से आ रहे हैं झूमते हुए, कुछ इधर से आ रहे हैं और साथ में यहाँ पे आके सब मिलके डांस कर रहे हैं, ठीक है, और वही उसी को कहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रिक। तो यहाँ पे कुछ सेल्स यहाँ से आ रही, कुछ सेल्स यहाँ से आ रही हैं, मतलब आप ये देखिए कि ये सेल्स ऐसे अरेंज थी, अभी ये ऐसे, फिर ये प्रिमिटिव स्ट्रिक का इस तरह से फॉर्मेशन करी। मींस कि अगर आपको अलग अलग कलर देखें तो ये अलग अलग सेल्स हैं, ये सब यहाँ पे एक जगह इकट्ठा हुई, फिर ये सब डांस करके एक प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन कर रही। अब इस प्रिमिटिव स्ट्रिक के फॉर्मेशन में एक मींस पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम होता है WNT नॉन कैनोनिकल या प्लेनर सेल पोलरिटी पाथवे। अब हमने आपको WNT पाथवे बताया था जो कि बीटा कैटनिन रिलेटेड पाथवे था। जो बीटा कैटनिन WNT पाथवे होता है उसको कैनोनिकल पाथवे कहा जाता है। इसके अलावा जिसमें जो बीटा कैटनिन इंडिपेंडेंट पाथवे होता है उसको कहा जाता है नॉन कैनोनिकल WNT पाथवे। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है WNT नॉन कैनोनिकल पाथवे, जिसको कहा जाता है प्लेनर सेल पोलरिटी पाथवे। प्लेनर सेल पोलरिटी पाथवे, इस पोलरिटी पाथवे के थ्रू ही ये प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेल्स में सेल के शेप चेंज हो रहे हैं, सेल के मींस साइटोस्केलेटन के थ्रू ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना पाएंगे, नहीं तो ये जब ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और ये इस तरह के वे में अरेंज हो रहे हैं, स्ट्रिक के फॉर्म में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होंगे, है ना, कुछ सेल्स के शेप साइज चेंज होंगे, तब ये ऐसा स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीजें कराने के लिए क्या कौन सा पाथवे होता है, PCP प्लेनर सेल पोलरिटी पाथवे, या कहेंगे WNT प्लेनर सेल पोलरिटी पाथवे, या उसको कहते हैं WNT नॉन कैनोनिकल पाथवे। अच्छा, WNT नॉन कैनोनिकल पाथवे के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो वहां पे क्या होता है, वो ये इंडिपेंडेंट पाथवे है। जैसे कि हमने आपको बताया ये क्या होता है कि WNT बीटा कैटिन इंडिपेंडेंट पाथवे होता है कैनोनिकल। तो यहाँ पे जो पाथवे जो कि प्रिमिटिव स्ट्रिक के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में हेल्प करता है, उस पाथवे को कहा जाता है नॉन कैनोनिकल पाथवे। अब इस नॉन कैनोनिकल पाथवे में बस हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताएंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि आपको पता है कि ये PCP है ना, इसको कौन सा पाथवे कहते हैं, प्लेनर सेल पोलरिटी पाथवे या नॉन कैनोनिकल पाथवे जो है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी जो WNT पाथवे में रिसेप्टर क्या होता है, फ्रिजल्ड रिसेप्टर होता है, ठीक है, फ्रिजल्ड रिसेप्टर होता है, उससे WNT बाइंड करता है। WNT बाइंड करके वहां पे आपको याद होगा कि डिसेबल्ड क्या करता था, बीटा कैटनिन को डिग्रेड होने से रोकता था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिसेबल्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर होता है रिक और दूसरा होता है रॉर, ठीक है। WNT से फ्रिजल्ड रिसेप्टर बाइंड करेगा, रिक और रॉर दो एक्टिव होते हैं, ठीक, रिक और रॉर दो एक्टिव होते हैं, ये एक्टिव करते हैं रो GTPase को, ठीक है, रो GTPase को, ठीक है। तो रो जो होता है, रो क्या करता है, अब ये सब जब आप साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा। रो जो क्या करता है, वो एक्टिवेट कर देता है साइटोस्केलेटन के अरेंजमेंट को, क्या कर देता है, साइटोस्केलेटन के अरेंजमेंट को एक्टिवेट कर देता है। तो भाई क्या करना है कि सेल्स ऐसे फॉर्म में जा रही हैं तो यहां तो कुछ साइटोस्केलेटन का तो अरेंजमेंट हुआ ही होगा, तभी तो ये सेल्स ये इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स में प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाने के लिए यहाँ पे इस पाथवे का रोल क्या है, इस पाथवे का रोल यही है कि सेल्स इस तरह से अरेंज हो पाए, प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन कर पाए। तो WNT नॉन कैनोनिकल WNT पाथवे के थ्रू दो कंपोनेंट होते हैं, रिक और रॉर एक्टिवेट होते हैं। ये रो GTPase को एक्टिवेट करते हैं, रो GTPase साइटोस्केलेटन का अरेंजमेंट करा देता है और सेल उस तरह से अरेंज हो जाते हैं। दूसरा हमने बताया कि सेल के साइज और शेप चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे ही एक और फैक्टर होता है नॉन कैनोनिकल पाथवे में, JNK पाथवे, ठीक है, JNK मॉलिक्यूल होता है, इसको भी रो एक्टिवेट करा देता है और ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कराता है और इससे क्या होता है, सेल के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, सेल के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं और सेल के बिहेवियर के साइज शेप ये सब चेंज हो जाएगा। और जब इस तरह से चेंज होगा तभी ये इस तरह से
क्या कर पाएंगे, अरेंज कर पाएंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्म में। ठीक है, तो ये समझ में आया कि प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन में जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है उसमें WNT प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे का इन्वॉल्वमेंट है। प्लेनर सेल पोलैरिटी के थ्रू क्या होता है, मींस कि यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रिजल रिसेप्टर से WNT बाइंड करता है, रिक और रॉड दो प्रोटीन को एक्टिव करता है, ये रो जीटीपेज को एक्टिव करते हैं। जब रो जीटीपेज एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन का रीअरेंजमेंट कराता है। साइटोस्केलेटन का रीअरेंजमेंट होगा तो मींस कि इस तरह से अब इस तरह में सेल जा पाएंगे। सेल्स के बिहेवियर, इस पाथवे के थ्रू सेल्स के बिहेवियर चेंज होते हैं। वो बिहेवियर क्या, जैसे यहाँ पे लिखा सेल बिहेवियर ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, वो सेल बिहेवियर क्या हो सकते हैं, मीन्स की साइज हो सकता है, शेप हो सकता है। तो ये एक प्लेन में सेल्स अरेंज हो रहा है प्रिमिटिव स्ट्रीक में, तो इसीलिए इसको प्लेनर सेल पोलैरिटी कहा गया। मींस की ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल पोलराइजेशन ऑफ नेबरिंग सेल्स। आसपास के सेल्स क्या हो रहे हैं, एक प्लेन में अरेंज हो रहे हैं, तो उस अरेंजमेंट के लिए पाथवे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, वही WNT पाथवे के थ्रू। ठीक से कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट होता है और सेल के बिहेवियर मतलब कि सेल का साइज और शेप चेंज होता है, और इस तरीके से ये काम करता है, रेगुलेट करता है। और इस मैकेनिज्म को कहा जाता है सेलुलर डांस मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे एक साइड से कुछ सेल्स आते हैं, दूसरे साइड से आते हैं, फिर साथ में यहाँ पे बीच में आके डांस करते हैं, मींस की प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि सपोज, तो मींस क्या हो रहा है कि जो सेल्स हैं, जो पेरिफेरल सेल्स ना होके सेल्स सेंट्रली जा रही हैं। ठीक है, पेरिफेरली ना जाके सेल्स क्या हो रही हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक में सेल्स सेंट्रली तो जा रही हैं, सेंटर में जा रही हैं। तो अगर इनिबिशन ऑफ WNT प्लेनर सेल्स polarity pathway, the epiblast causes mesoderm and endoderm to form peripherally instead of centrally। समझ रहे बात को, कि अगर सपोज कि ये पाथवे ना काम करे, इसका इनिबिशन कर दिया जाए, तो जो मीजोडर्म और, क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही क्या बनने वाला है, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म और इंडोडर्म, और अगर ये पाथवे इनिबिट कर दिया जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो सेल्स हैं जो कि सेंट्रल में अरेंज हो रही थी, वो अब सेंट्रल में हो नहीं पाएंगी क्योंकि ये पाथवे इनिबिटेड है। जब ये पाथवे इनिबिटेड रहेगा तो जो सेल्स सेंट्रली मीजोडर्म और एक्टोडर्म बना रही वो पेरिफेरल पे बनाने लगेंगी, वो पेरिफेरल पे बनाने लगेंगी, सेंट्रली नहीं बना पाएंगी। तो ये होता है। तो क्या हो गया, इनिबिशन ऑफ WNT प्लेनर सेल्स पोलैरिटी पाथवे इन द एपीब्लास्ट कॉजेज द मीजोडर्म इंडोडर्म टू फॉर्म पेरिफेरली। जबकि कैसा बनाना चाहिए, अगर इनिबिशन नहीं होता तो क्या करती, सेंट्रली बनाती। ठीक, तो इसीलिए सेंट्रल में इस तरह का फॉर्मेशन करती है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम लोग, तो क्या हो गया, डॉर्सल वेंट्रल का फॉर्मेशन pH के अकॉर्डिंग हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर का फॉर्मेशन किसके, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो गया स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं लेफ्ट राइट एक्सिस में। तो लेफ्ट राइट एक्सिस में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक पैराक्राइन फैक्टर होता है जिसका नाम नोडल होता है। ठीक है, जब एंटीरियर पोस्टीरियर लेफ्ट राइट बनाना होता है तो एक पैराक्राइन फैक्टर नोडल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और दूसरा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ये पैराक्राइन फैक्टर है नोडल, और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो PITX2 होता है। ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइट और लेफ्ट एक्सिस के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे देखिए राइट और लेफ्ट एक्सिस का फॉर्मेशन दिखाया गया है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में नोडल और PITX2 का एक्टिवेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए ये है हैंसन नोड। ठीक है, ये क्या है, ये है हैंसन नोड। इस हैंसन नोड से सिक्रीट होता है सोनिक हेजॉग। ठीक है, इस हैंसन नोड से सिक्रीट होता है सोनिक हेजॉग। ये सोनिक हेजॉग एक्टिव कराता है सेरेब्रस को। ठीक है, ये सोनिक हेजॉग एक्टिव कराता है सेरेब्रस को। जब सेरेब्रस एक्टिव होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है किसका, BMP का। ठीक है, BMP का। तो ये क्या करता है, लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड में BMP को इनहिबिट करा देता है। जब BMP इनहिबिट होता है, ठीक है, बेसिकली BMP क्या करता है, BMP का काम है नोडल को इनहिबिट करना, और लेफ्ट साइड में हमने क्या बताया कि नोडल एक्टिवेटेड होना चाहिए और PITX2 एक्टिवेटेड फॉर्म में रहना चाहिए। लेकिन अगर सपोज कि हैंसन नोड ये सोनिक हेजॉग नहीं कराता,
हैंसन नोड अगर सोनिक हेजॉग का एक्सप्रेशन नहीं कराता तो बीएमपी ने नोडल को इनहिबिट करके रखा है, लेकिन जैसे ही हैंसन नोड सोनिक हेजॉग की एक्सप्रेशन कराता है वैसे ही क्या होता है, सेरेब्रस एक्टिव होता है, सेरेब्रस बीएमपी को इनहिबिट कर देता है, तो ये वाला इनहिबिशन खत्म हो जाता है, नोडल एक्टिव हो जाता है। जब नोडल एक्टिव होता है तो नोडल क्या करता है, स्नेल प्रोटीन को इनहिबिट कराता है और पीआईटीएक्स को एक्टिव करा देता है। तो लेफ्ट साइड में हमें दो चीजें एक्टिव चाहिए, नोडल और पीआईटीएक्स, ठीक है, पीआईटीएक्स2, तो ये दोनों एक्टिव हो गए, लेफ्ट साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, फिर से सुन लीजिए, लेफ्ट साइड में दो कंपोनेंट का एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। एक एक्टिवेशन होता है नोडल का जो कि एक पैराक्राइन फैक्टर, दूसरा पीआईटीएक्स2 का जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इनका एक्टिवेशन कैसे होता है, जब सपोज कि अगर हैंसन नोड, क्योंकि अगर हैंसन नोड सोनिक हेजॉग ना सिक्रीट करे तो क्या होगा कि बीएमपी नोडल को इनहिबिट करके रखेगा और इससे क्या होगा कि लेफ्ट एक्सिस डिटरमाइन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हैंसन नोड सोनिक हेजॉग को एक्सप्रेस करेगा, सोनिक हेजॉग एक्टिव करता है सेरेब्रस को, सेरेब्रस इनहिबिट करता है बीएमपी को, क्योंकि बीएमपी ने इनहिबिट करके रखा है नोडल को, तो ये इनहिबिशन खत्म हो जाता है। जैसे ही ये इनहिबिशन खत्म होगा तो फिर क्या होगा, नोडल एक्टिव होगा, नोडल एक्टिव होकर पीआईटीएक्स को एक्टिव करा देगा और इस तरीके से लेफ्ट एक्सिस डिटरमाइन हो जाएगी और स्नेल को इनहिबिट करा दिया जाता है। राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में एक्टिविन क्या करता है, इनहिबिट करता है सोनिक हेजॉग को। ठीक है, एक्टिविन इनहिबिट करता है सोनिक हेजॉग एक्सप्रेशन को। कैसे, ये एक्टिविन बी है, इसके कुछ इंटरमीडिएट और मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं एक दूसरे को करने के बाद, ये बीएमपी4 है। ठीक, बीएमपी4 क्या कर रहा है, सोनिक हेजॉग को इनहिबिट करता है। अब ये एक्टिविन बी क्या कर रहा है, बीएमपी, यहां तो बीएमपी4 को इनहिबिट करके रखा गया था बीएमपी को, लेकिन यहां पे बीएमपी एक्टिव है और जब बीएमपी एक्टिव है तो ये क्या कर रहा है, सोनिक हेजॉग को यहां पे इनहिबिट कर दे रहा है, क्योंकि यहां पे सोनिक हेजॉग जब एक्टिव रहता है तब ये सारा मैकेनिज्म होता है। यहां पे बीएमपी4 ने सोनिक हेजॉग को इनहिबिट कर दिया। अब सोनिक हेजॉग इनहिबिट हो गया तो नोडल इनहिबिट रहेगा, क्योंकि बीएमपी से ही क्या होता है, नोडल इनहिबिट रहता है, तो नोडल भी इनहिबिट है। जब नोडल इनहिबिट है तो पीआईटीएक्स1 एक्टिव नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ क्या होता है, बीएमपी4 एफजीएफ8 को एक्टिव करा देता है और एफजीएफ8 इनहिबिट करता है स्नेल को और स्नेल इनहिबिट कर देता है, स्नेल इनहिबिट करता है पीआईटीएक्स को। तो एफजीएफ ये क्या कर रहा है, एफजीएफ8 इसको इनहिबिट मींस इनहिबिशन करता है और ये इसको इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि आपको ये समझना है कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में नोडल और पीआईटीएक्स एक्टिव रहते हैं, राइट साइड में नोडल और पीआईटीएक्स इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, यही मेन मैकेनिज्म है। अब इसके बाद, और हाँ, जो ये एफजीएफ8 है, ये एक और प्रोटीन जो सेरेब्रस होता है, सेरेब्रस, उसको भी क्या करता है, इनहिबिट करके रखता है एफजीएफ8, क्योंकि सेरेब्रस लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक्टिव रहता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्टिव रहता है तो राइट साइड में ये इनहिबिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का एकदम अपोजिट मैकेनिज्म है। तो इस तरह से ये लेफ्ट राइट एक्सिस का डिसाइड हो जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड है वहां पे सेरेब्रस एक्टिव रहता है, सेरेब्रस बीएमपी को इनहिबिट करता है, नोडल एक्टिव रहता है, पीआईटीएक्स2 इनहिबिट रहता है, एक्टिव रहता है। राइट साइड में क्या रहता है, राइट साइड में बीएमपी एक्टिव रहता है जो कि सोनिक हेजॉग के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है एक्टिविन के थ्रू। मींस कि ये सारा चीज किसके थ्रू हो रहा है, एक्टिविन के थ्रू हो रहा है। तो एक्चुअली में एक्टिविन ही सोनिक हेजॉग के कॉन्सेंट्रेशन को इनहिबिट करके रख रहा है और जब एक्टिविन सोनिक हेजॉग के कॉन्सेंट्रेशन को इनहिबिट करके रख रहा है तो फिर क्या होगा कि आगे नोडल वगैरह एक्टिव नहीं रहेंगे और एफजीएफ8 सेरेब्रस को भी इनहिबिट कर देता है। ठीक, तो इस तरीके से ये लेफ्ट और राइट का डिसीजन हो जाता है। अब इसके बाद तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं जो हमने बताई, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम विच एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म आर फॉर्म्ड इन चिक इज नोन एज। हाँ, एक चीज हम और बताएंगे कि जब हैंसन नोड मींस की पूरा 60 to 75% हो जाता है तो हैंसन नोड का रिग्रेशन होता है। देखिए यहाँ पे ये रिग्रेशन दिखाया गया, रिग्रेस होके फिर वही एपिबोली के थ्रू एक्टोडर्म बना लेता है। तो मींस की हैंसन नोड या जो प्रिमिटिव स्ट्रीक था, प्रिमिटिव स्ट्रीक बना कहां से था, एपिडर्म से बना, एपीब्लास्ट से बना, एपीब्लास्ट से बनने के बाद मीसोडर्म और एक्टोडर्म बन गया और फिर वही प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होता है, रिग्रेस करके आगे चल के एक्टोडर्म का फॉर्मेशन। एपीब्लास्ट, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि एक्टोडर्म, मीसोडर्म किससे बना, प्रिमिटिव स्ट्रीक से बना,
आगे चल के वही रिग्रेस करके एपिबोली के थ्रू क्या बनाता है, एक्टोडर्म। जब भी कोई एक्टोडर्म फॉर्मेशन होती है तो एपिबोली का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उससे बन गया, तो तीनों ही चीजें किससे बनती हैं, एपीब्लास्ट से बनती है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट वर मेड अबाउट इवेंट ड्यूरिंग चिक डेवलपमेंट। चिक डेवलपमेंट के टाइम में कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और उसी में से आपको बताने कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हैं। पहला है द फर्टिलाइज्ड चिक एग अंडरगोज डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हाउएवर डज नॉट एक्सटेंड इनटू योग साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ठीक है, क्या होता है कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और उसमें क्या होता है कि डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और वो क्लीवेज कहां तक सीमित रहता है, ब्लास्टोडिस्क तक, योग तक तो जाता नहीं है। वही कहा गया है कि डज नॉट एक्सटेंड इनटू द योग, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हाइपोब्लास्ट is mediated by localized migration of group of cells highly specialized and connected cluster of 30 to 40 cells। अब ये कह रहे हैं कि जो एपीब्लास्ट था, ठीक है, एपीब्लास्ट में डीलैमिनेशन होके हाइपोब्लास्ट बनता था, तो जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स थी वो उनको हम लोग क्या कहते हैं और वो कितने नंबर ऑफ सेल्स होती थी। हाँ, ये देखिए, जो प्राइमरी, सपोज की जो ये सेल्स, इन सेल्स की बात की गई है, जो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हाइपोडर्मिस बनाएंगी, इन सेल्स को हम लोग क्या कहते थे, ये सेल्स एक तो डिस्कनेक्टेड रहती थी, दूसरी बात ये सेल्स 5 to 20 सेल्स की रहती थी और यही हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन बनाती थी। और इन्हीं सेल्स को हम लोग आगे चल के क्या बोलते थे, पॉली इन्वेजिनेशन आइलैंड इन सेल्स को बोल सकते हैं, आर्चीपिलागो बोल सकते हैं। ठीक है, और ये डिस्कनेक्टेड ग्रुप ऑफ सेल्स 5 to 20 सेल्स होती हैं। तो अब ये स्टेटमेंट पढ़िए, ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हाइपोब्लास्ट इज मेडिएटेड बाय लोकलाइज्ड माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है कि स्पेशलाइज्ड सेल से होता है, यहां तक तो सही है हमारा सेंटेंस, लेकिन कनेक्टेड क्लस्टर ऑफ 30 to 40 सेल्स, एक तो कनेक्टेड नहीं होती हैं, डिसकनेक्टेड आर्चीपिलागो के फॉर्म में रहती हैं, आइलैंड के फॉर्म में रहती, दूसरा 5 to 20 सेल्स होती, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बाय द स्टेज ऑफ 13 of chick embryogenesis, a little prior to primitive streak formation, the formation of hypoblast just come, कि जब एम्ब्रियो ले डाउन नहीं, मतलब कि एग ले डाउन नहीं हुआ था, उसके ये रोमन नंबर लिखा है ना, उस स्टेज की बात की जा रही, लास्ट वाली स्टेज की बात की जा रही है, उस स्टेज तक क्या हो चुका था। यहाँ पे देखिए स्टेज 13 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस स्टेज 13 तक क्या हो गया है, इस स्टेज 13 तक हाइपोब्लास्ट बन चुका है। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक अभी मतलब कि स्टार्ट होने वाली, जस्ट स्टार्ट होने वाली, क्योंकि अब इसके बाद तो प्रिमिटिव स्ट्रीक ही बनेगी, लेकिन यहां तक हाइपोब्लास्ट बन चुका था। तो यही बात इस क्वेश्चन में बोली जा रही है। क्या बोली जा रही है, स्टेज 13 ऑफ चिक एम्ब्रियोजेनेसिस लिटिल प्रायर टू प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन, प्रायर है ना, प्रायर टू, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन के जस्ट पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइपोब्लास्ट इज जस्ट कंप्लीट हो चुका है हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो चुके हैं। अब इसके बाद हैंसन नोड ऑफ चिक एम्ब्रियो सिग्निफाइज रीजन एट एंटीरियर एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक विद रीजनल थिकनिंग ऑफ सेल्स। तो बोलिए ये भी सही है, ये भी सही है कि भाई हैंसन नोड कहाँ, प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो एंटीरियर साइड पे थिकनिंग होती है उसी वही हैंसन नोड बना लेता है, तो ये भी सही हो गया। WNT प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे इन एपीब्लास्ट कॉजेज मीजोडर्म एंडोडर्म टू फॉर्म सेंट्रल इंस्टेड ऑफ पेरिफेरल। फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, क्योंकि हमने बताया था कि अगर प्लेनर पोलैरिटी पाथवे, हमने वहां पे एक लाइन भी लिख दी थी इसीलिए कि आप लोगों को याद रहे कि अगर प्लेनर पोलैरिटी पाथवे ना काम करे तो जो मीजोडर्म और एक्टोडर्म सेल्स हैं वो जो सेंट्रल में बनने वाली है वो पेरिफेरल पे बनेंगी। अब इन्होंने जस्ट अपोजिट, जो हमने यहाँ पे लिखा उसका जस्ट अपोजिट वहां पे लिखा है। यहाँ पे क्या है कि पेरिफेरल सेल्स बनी, मतलब कि अगर WNT प्लेनर पाथवे को इनहिबिट कर दिया जाए तो एंडोडर्म मीजोडर्म पेरिफेरली बनेगी, सेंट्रली नहीं बन पाएगा क्योंकि प्लेनर पोलैरिटी पाथवे काम नहीं कर रहा है। अब इन्होंने कहा कि अगर हम प्लेनर पोलैरिटी पाथवे को इनहिबिट कर दें तो सेल्स सेंट्रल बनने लगेंगी, जबकि सेल्स कैसी बनने लगेंगी, पेरिफेरल बनने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया। तो A, C and D। ठीक है, A, C and D। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
द मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवियन गैस्ट्रेशन इज द प्रिमिटिव स्ट्रिक which become the blastopore lip of amniotic embryo. Migration through the primitive streak is controlled by FGF8. That would happen if FGF8 protein which repel the migrating cells away from the streak is overexpressed in the primitive streak. अब इसका बताइए क्या है। हमने FGF8 का रोल बताया था कि जब प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स लेटरली कहां पे मूव करती हैं तो उस समय FGF8 का रोल होता है। जैसा कि यहाँ पे लेटरली मूव कर रही हैं तो उस समय FGF8 का मींस काम कर रहा है और ये रिपेल कराने में हेल्प कर रहा है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर कह रहा है ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया गया। फिर इसके बाद पूछा गया है द योग, तो ऐसा होता है तो क्या होता है। योग विल बी डिफॉर्म्ड, मतलब कि अगर ऐसा होगा तो योग डिफॉर्म्ड हो जाएगा। तो योग से तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरा तो डेवलपमेंट ब्लास्टोडिस्ट से होता है, तो इसका इसलिए तो कोई मतलब। WNT सिग्नलिंग विल बी एक्टिवेटेड एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक विल चेंज। तो ऐसे FGF8 क्या कर रहा था, जिस तरह से सपोज प्रिमिटिव स्ट्रीक ऐसे थी और लेटरली सेल्स जा रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिग्नलिंग हो रही, WNT की सिग्नलिंग चल रही है। WNT की सिग्नलिंग के थ्रू ही तो FGF मींस काम कर रहा है और फिर इसके बाद सेल्स का ओरिएंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। द WNT सिग्नलिंग विल बी एक्टिवेटेड एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक विल चेंज। द सेल्स ऑफ स्ट्रीक विल नॉट पैराएक्सियल मेसोडर्म, तो सेल्स पैराएक्सियल मेसोडर्म नहीं बनाएंगी तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो जब लेटरली मूव करेंगी FGF8 के थ्रू तो वो आगे चल के मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी। सेल जनरेट मेसोडर्मल पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो, सेल्स मेसोडर्मल पोर्शन को बनाएंगी। अगर ये जो FGF8 है अगर ये ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाए प्रिमिटिव स्ट्रीक में तो क्या हो जाएगा। तो WNT सिग्नलिंग विल बी एक्टिवेटेड एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक विल चेंज। प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो ओरिएंटेशन है, क्योंकि वो लेटरली सेल्स जाती है ना, लेटरली तो ओवर एक्सप्रेशन होगा तो उनका मींस की एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही थी, प्रिमिटिव स्ट्रीक को रिपेल कराने में हेल्प कर रही थी जो सेल्स थी प्रिमिटिव स्ट्रीक। Henson node is established as an avian equivalent to the amphibian dorsal lip blastopore। जो एवियन का मींस हैंसन नोड है, सॉरी एवियन का हैंसन नोड है वो एम्फीबियन के ब्लास्टोपोर लिप से सिमिलरिटी शो करता है। जो न्यूक्लिप सेंटर है वो पोस्ट मार्जिनल जोन से सिमिलरिटी शो करता है। ठीक, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। एट द रीजन whose cells induce and pattern a second embryonic axis when transplanted into the other लोकेशन ऑफ गैस्ट्रुला। तो अच्छा ये बताइए कि अभी हमने बताया था ना कि एक हमने एक्सपेरिमेंट बताया था कि अगर चिक के हैंसन नोड को डक के हैंसन नोड मतलब एम्ब्रियो में रख दिया जाए तो सेकेंड एक्सिस बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एट द रीजन हुज सेल्स इंड्यूस और पैटर्न अ सेकेंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस व्हेन ट्रांसप्लांटेड इनटू अदर लोकेशन ऑफ गैस्ट्रुला। ठीक है, अगर हम कहीं भी उसको ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर किसी एक एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट करते हैं जिसके पास ऑलरेडी फेट है, फिर भी अगर दूसरा हैंसन नोड डालेंगे तो सेकेंड एक्सिस बन जाएगी। इट इज इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर। तो एम्फीबिया का जो ब्लास्टोपोर है और हैंसन नोड का ब्लास्टोपोर, वहां पे टिश्यू की बात नहीं है, वहां पे वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजर के काम कर रहे हैं उसकी बात है। तो इसलिए ये तो होगा नहीं करेक्ट। तो ट्रू ये हो गया, ये फॉल्स हो गया। इट एक्सप्रेस द सेम मार्कर जीन एज स्पर्मन ऑर्गेनाइजर इन एम्फीबिया। तो क्या होता है कि जैसे स्पर्मन ऑर्गेनाइजर काम करता है वैसे ही हैंसन नोड भी करता है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, द सेम माइक्रो आरएनए कैन इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन ऑफ प्री कॉर्डल प्लेट इन हैंसन नोड एंड स्पर्मन। यहाँ पे माइक्रो आरएनए की बात की गई तो ऐसी तो कोई यहाँ पे माइक्रो आरएनए का तो इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A एंड C। ठीक है, तो ये था आपका एवियन का डेवलपमेंट।